नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तानी आर्मी पर एक बड़ा हमला हुआ और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया, ना सिर्फ इंडियन मीडिया, चाहे आप एसोसिएट प्रेस देख लीजिए या फिर आप अमेरिकन मीडिया या फिर जर्मन मीडिया, अरब न्यूज़, हर जगह इस इंसिडेंट को कवर किया गया क्योंकि पाकिस्तान में जो ये हमला हुआ है, जहां पर एस्टिमेट बताया जा रहा है 13 से लेकर 16 इनके जवान मारे गए हैं। नाउ अगेन पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 13-14 के आसपास मरे हैं, बट कई इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं कि 16 भी मरे हैं यहाँ पर। सो जो एग्जैक्ट नंबर है पाकिस्तान की कैजुअलिटीज़ का, ये पता नहीं है, मगर पाकिस्तान की आर्मी का एक काफिला जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा में। अचानक से एक व्हीकल आता है जिसमें बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स हैं, और जब मैं कहता हूं बहुत सारे तो आप इमेजिन कर सकते हैं। जब इस व्हीकल ने इस काफिले को हिट किया, आसपास 23 से लेकर 35 के आसपास लोग बुरी तरीके से इंजर होते हैं और 13 से 16 के आसपास लोग इमीडिएटली मारे जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तालिबान का एक फैक्शन है, वो क्लेम करता है कि ये अटैक हम लोगों ने किया है। और आप अगर मैप में भी देखोगे तो ये अटैक लिटरली अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास हुआ है। इस इलाके में पाकिस्तान तालिबान के साथ पाकिस्तान के कई इश्यूज रहे हैं लंबे समय से, मगर अचानक से क्या हुआ कि पाकिस्तान की सरकार और इनकी आर्मी ने भारत को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडियन आर्मी ने यह अटैक करवाया है पाकिस्तान पर अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब। ऑब्वियसली ये आरोप बहुत बड़ा था और इंटरनेशनल मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटेंसिवली कवर कर रहा था इसको। तो इंडिया ने इमीडिएटली मिनिमम शब्दों के साथ इस आरोप को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि यह बिल्कुल बेसलेस आरोप है, भारत का कोई रोल नहीं था इस अटैक में। और इधर आप लोग देख पाओगे, ये हैं कुछ फोटोज जो पाकिस्तान ने रिलीज करी है। ये सारे पाकिस्तान की आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं। बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान की आर्मी पर, और इसके रिस्पांस में जब पाकिस्तान ने भारत पे आरोप लगाया कि इंडियन आर्मी ने यह सब किया है, इंडिया की तरफ से बस ये स्टेटमेंट आई कि हमने देखा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिलीज करी है पाकिस्तान आर्मी ने, जहां पर ब्लेम किया जा रहा है भारत को फॉर द अटैक ऑन वजीरिस्तान ऑन 28 जून। इंडिया ने कैटेगोरिकली यहां पर यह कहा कि हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। नाउ बात यहां नहीं रुकी, उसके बाद आसिम मुनीर एक्टिव हो जाते हैं और डायरेक्टली भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप समझ सकते हैं उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की क्यूरियोसिटी इस इंसिडेंट पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई अब जियोपॉलिटिकल थिंकर्स वेस्ट में सोच रहे हैं कि क्या इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान कुछ अटैक करने का प्रयास करेगा भारत पे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी खुलकर भारत को ब्लेम कर रही है। तो क्या फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकती है? वेल, अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ऐसा कुछ होने के चांस है नहीं। मुझे पता है कि कुछ यूरोप में और वेस्ट में कुछ इस पर ब्लॉग्स लिखे गए थे और कुछ जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने ये बात मेंशन करी है, बट ओवरऑल कुछ भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी कहीं से भी अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग नहीं दिख रही। बट मैं समझ सकता हूं कि इस टॉपिक को लेकर वेस्ट और जगह में जिज्ञासा क्यों थी, क्योंकि आसिम मुनीर ने डायरेक्टली भारत को थ्रेट किया है। अब आसिम मुनीर की स्टेटमेंट मैटर थोड़ा और करती है, क्योंकि अब ये सिर्फ मिलिट्री चीफ नहीं रहा, अब ये फील्ड मार्शल बन चुका है, द हाईएस्ट रैंक इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान के इतिहास में इनका तीसरा फील्ड मार्शल, और इतिहास में आप देख लीजिए, जब भी कोई इनका फील्ड मार्शल बना है उसने इंडिया के अगेंस्ट कई बार अटैक करने के फिर प्रयास किए हैं। तो आसिम मुनीर ने इस अटैक के बाद डायरेक्टली थ्रेटन किया भारत को और कश्मीर इशू पर फिर से स्टेटमेंट्स दी। What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive, with perpetual danger of conflict in South Asia. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. ना आसिम मुनीर की ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज़रा मैटर करती है, क्योंकि ओपनली यहाँ पर ये कह रहा है कि जिसको आतंकवाद कहा जाता है वो असल में कुछ और है,
और कभी यहाँ पे रीजन में पीस होगा नहीं क्योंकि कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो अगेन देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करना तो छोड़िए, लिटरली उसको संरक्षण दे रहा है। इंडिया के अगेंस्ट जो इनके टेरर लॉन्च पैड्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहते हैं कि फिर से कुछ ये पहलगाम जैसा अटैक करे, और उसके रिस्पॉन्स में अगर हम लोग कुछ पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो फिर ये हमारे सिविलियंस को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू में किया था। हमारे जो टारगेट थे देवर प्रिसाइज, पहले आतंकवादियों को मारा, उसके बाद जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इंडिया को, तब इंडिया ने पाकिस्तान के एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए थे। बट पिछले कई दिनों से लगातार मैं कहूँगा ये खबरें सामने आ रही है कि जो टेरर लॉन्च पैड्स भारत ने डिस्ट्रॉय किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने इनको रीबिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और इसलिए मैं कहूँगा, देखो अल्टीमेटली इंडिया में ना पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसको लेकर एक डिबेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले कोई अगर यूट्यूबर पाकिस्तान के इशू पर कोई वीडियो बनाता भी था ना, इंडिया में कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए थे जो कहते रहे नहीं, पाकिस्तान पर वीडियो बनाओ ही मत, हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। देखिए, इकोनॉमिकली भारत बिल्कुल पाकिस्तान से आगे निकल गया है, मगर पाकिस्तान एज ए नेशन इज स्टिल अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। जब तक ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते नहीं है, इंडिया एक्चुअली रियल बेसिस पे मैं कहूंगा प्रोग्रेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी भारत प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भारत की इस प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म हो या फिर हमारी फाइनेंशियल कैपिटल पे जो अटैक किया था 26/11 में। इस टाइप की चीजें पाकिस्तान के ग्रुप्स करते रहेंगे अंटिल वी फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, वेट, बोलना आसान होता है सोल्यूशन वगैरह, बट व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी एक्चुअली डू? वेल देखिए, इजराइल ने जो मॉडल लेबनान में निकाला है ना, वही इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ईरान में, और इवेंचुअली इंडिया को भी लेबनान मॉडल इम्प्लीमेंट करना होगा पाकिस्तान पर। लेबनान मॉडल सिंपली मीन्स कि आप मिलिटरीली इतनी ज़्यादा सुपीरियोरिटी हासिल कर लो कि जब भी पाकिस्तान में जो ये इंपॉर्टेंट आतंकवादी, अभी भी देखिए हाफिज सईद पाकिस्तान में घूम रहा है, जैश ए मोहम्मद का चीफ यहाँ पे ओपनली घूम रहा है, हम लोग उन आतंकवादियों को अभी तक नहीं मार पाए हैं। तो धीरे धीरे भारत को इतना ग्रो करना होगा, हमारा डिफेंस बजट नॉट जस्ट $100 बिलियन, इट प्रॉब्ली इवेंचुअली मैं कहूंगा कुछ सालों में $200 बिलियन से भी ऊपर होना चाहिए। और ऑब्वियसली ये सब कुछ होगा ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और उस टाइम मोस्ट प्रॉब्ली जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी हो चुकी होगी कि आज के समय जब कोई कंट्री खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर पाता है ना, तब उस वक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग, जो हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, इतनी ज्यादा होगी कि हम पाकिस्तान को जो ये हेल्प दी जा रही है इसको ब्लॉक भी कर पाएंगे। टाइम लगेगा बट इट विल हैपन। और उसके बाद हमें देखिए, जो लेबनान मॉडल है उसके अंडर जो भी ये पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं, इनको डिसमेंटल करना होगा अपनी एयरफोर्स से, सैटेलाइट इमेजरी से। ऑब्वियसली हम मॉनिटर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ग्राउंड में कहां पर ये टेरर कैंप्स बना रहे हैं, कहां पर ये लोग तैयारी कर रहे हैं। यही मैं कहूंगा एक प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है टू हैंडलिंग द पाकिस्तान प्रॉब्लम। उसके अलावा जब तक इनकी मिलिट्री थोड़ी बहुत स्ट्रांग है, कई देश जो भारत को ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको ये दिन देखने होंगे, बट आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे लेबनान मॉडल, ये जो दो वर्ड्स है ना, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाएंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कुछ डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है, क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है,
ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के ज़रिए। आप उसी वक़्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन-कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, अमेज़न वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपर्ली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PG10, क्योंकि अगर आप PG10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन जॉइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।